जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बुक लॉन्च हो चुका है, जिसमें 12 सेट दिया गया है। दूसरे पेपर में कुल 5 टेस्ट दिए गए हैं और इन 5 टेस्ट से ही ज्योग्राफी के कुल 50 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। 50 प्रश्न का सीरीज अभी इस वीडियो में होगा। अंत में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पवन पेटियों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से कौन दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है। इसको देख लेना वन बाय वन। पहला है गरजता चालीसा वाला मामला, जो कि ये दाब पेटी जो ऊपर ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के बीच समशीतोष्ण अक्षांश में बहती है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्थिर और प्रबल होती है, क्योंकि वहां पर इन्हें बाधा करने वाला कोई बड़ा भूभाग नहीं मिलता है। कुछ स्थान पर ये इतना प्रबल हो जाता है कि उनको इन नामों से जाना जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया गरजता चालीसा हो, चीस्ता साठा हो या फिर प्रचंड पचासा, ये सारे नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है पश्चिमी हवाओं से संबंधित है, तीनों हो जाएगा विकल्प डी 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी रवि फसल है। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, गेहूं इसमें रबी फसल हो जाएगा। और इस समय गेहूं हो गया या फिर जौ हो जाएगा, चावल सॉरी दाल होगा ना, चावल कैसे होगा, दाल नहीं होगा, फिर लिख देते हैं दाल, हाँ दाल ही होगा ना, चावल कहां, दाल हो जाएगा। और तिलहन भी हो जाएगा, इसी में तिलहन वाला मामला, ये सारे रबी फसल में आएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करें। 4 दिया गया, उत्तर सही चुनना है। यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, तो नामचा बरबा पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कंचनजंगा 1 नंबर ये हो गया, दूसरे पर कंचनजंगा आएगा। फिर इधर आगे बढ़ते आओगे, नंदा देवी होते हुए नंगा पर्वत चले जाओगे, नंदा देवी फिर नंगा पर्वत, क्या हो गया 1, 3, 4 और 2, पहला विकल्प राइट हो जाएगा इसका। ब्लॉसम शावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना है, तो ये जलवायु है संवहनी वर्षा कहलाती है, विकल्प सी हो जाएगा। और ये अप्रैल की बारिश भी कहलाती है। और दक्षिण भारत केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर ना मार्च मई के दौरान मानसून के पहले होने वाली एक इंपॉर्टेंट वर्षा है, जो कॉफी यानी कहवा होता है ना, इसके फूल को खिलने को प्रेरित करती है, जो कि अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक होता है, या फिर चाय मसाले के लिए भी फायदेमंद होता है ये संवहनी वर्षा, ब्लॉसम शावर्स। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, विकल्प बी वाला। और ये ना कंटेनर, जो बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह भी है, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह जो मुंबई बंदरगाह है। देश का 12 प्रमुख बंदरगाह और 205 जो है गैर प्रमुख बंदरगाह है, ये ध्यान रखना है। एक चेन्नई का बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह है। अगला देखिए, रिक्टर स्केल और मर्कली स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट कौन सा गलत है पूछा जा रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है ये देख लेने का हम लोग। पहला दिया गया, रिक्टर स्केल मानव संरचनाओं और लोगों पर भूकंप के प्रभावों की तीव्रता को मापता है और यह व्यक्तिपरक अवलोकनों पर आधारित है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत दिया गया है, बिल्कुल गलत दिया गया। जो पृथ्वी की सतह होती है, इस पर होने वाले अचानक कंपन या झटके को भूकंप कहा जाता है। और जब पृथ्वी की सतह का कोई भाग आगे पीछे या नीचे हिलेगा, तो पृथ्वी की सतह क्या होगी, कंपन करेगी, यही भूकंप कहलाएगा। और पृथ्वी की सतह जो होती है ना, विभिन्न आकार के अलग अलग भागों से बनी होती है, इसको प्लेट कहा जाता है। और दुनिया का अधिकांश भूकंप जो होता है ना, प्लेट की गति जो टेक्टोनिक क्रिया के कारण होता है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोग पढ़ते हो। भूकंप विज्ञान यानी भू विज्ञान की एक विशेष शाखा होती है, जो भूकंप के अध्ययन से संबंधित होता है। रिक्टर स्केल और मर्कली स्केल जो होता है ना, भूकंप की तीव्रता और परिमाण को मापने का काम करता है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और मर्कली स्केल से इसके परिमाण को मापने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर यह भी गलत दिया गया है, उल्टा सीधा दिया गया, दोनों गलत थे। यहाँ पर कौन सा गलत है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर कौन सा नहीं होगा ये पूछा जा रहा है, अमेजिन बेसिन हो जाएगा, विकल्प डी। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु यानी कि CS कैटेगरी में आएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें और कौन सा सही कथन है ये पूछा जा रहा। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है, समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, ये वाला सही है, बताइए। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है, चक्रवात निर्माण के लिए कोरियोलिस बल का ना होना अनिवार्य है, ना बाबा। चक्रवात भयंकर तूफान होता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागर के ऊपर उत्पन्न होता है और तटीय छोट क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए तेज हवा
और अत्यधिक भारी वर्षा तूफानी लहर के कारण बड़े पैमाने पर विनाश काम करता है। ठीक है, इसके बाद विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से गिना जाता है इसको। हिंद महासागर में जो चक्रवात होता है या अटलांटिक महासागर में हरिकेन जैसी पवनें आती है, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून आती है, या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली जो तूफान होता है इसी के नाम से जाना जाता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है ना, गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर के ऊपर उत्पन्न होता है और ये बहुत तीव्र होता है। इसका निर्माण तीव्रता के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां, जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह होगा तब बनेगा। कोरियोलिस बल की उपस्थिति होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर हवा की गति में कम भिन्नता होना चाहिए, या फिर पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब वाला क्षेत्र हो, या फिर निम्न स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति होगी और समुद्र तल से ऊपर अपसारी प्रणाली होगी, तब जाकर के ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सतह पर निम्न दाब क्षेत्र अभी मैंने बताया, तो ये वाला सही है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में भारत में अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य क्या होगा? अक्टूबर की गर्मी का तात्पर्य क्या होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उच्च तापमान आर्द्रता के कारण मौसम काफी उमस भरा होता है। आमतौर पर अक्टूबर की गर्मी के नाम से इसी को जाना जाता है और अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है? यह अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा साझा करेगी। यहाँ पर विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह कई रेखाएं, डुरंड रेखा, मैकमोहन, मेजनोट रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ये सब गूगल सर्च कर लेना। विभिन्न महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं सर्च करोगे गूगल पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और माइका सिस्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कायांतरित चट्टानें हैं। संगमरमर जो चूना पत्थर से, और क्वार्टजाइट जो होता है ना, ये बलुआ पत्थर से बना होता है, और स्लेट जो होता है ये शेल से बना होता है। किससे? सेल से बनता है, ये ध्यान रखना। और माइका सिस्ट जो होता है ना, जो गर्मी और दबाव के कारण बनता है, इसलिए ना ये सारे कायांतरित चट्टाने हो जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाना का घास मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान नहीं होगा। और घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे होते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं ना, अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका में इसको सवाना नाम से जाना जाता है, फिर ब्राजील में आओगे तो कैंपोस नाम से, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस नाम से जाना जाता है इसको। इसी तरह समशीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं इनको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो यूएसए कनाडा का पार्ट है, यहाँ पर प्रेरीज नाम से इसको जानते हैं, प्रेरी कहते हैं। अर्जेंटीना में इसको पंपास कहा जाता है और साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ आओगे आप तो इसको रेजलैंड्स या डाउन्स का घास मैदान कहा जाता है। एक आता है यूरोप और एशिया, जिसको यूरेशिया कहते हो ना, जिसमें यूक्रेन का पार्ट आ जाता है, रूस में, यहाँ पर इसको स्टेपीज नाम से जाना जाता है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्न में से क्या होती है? यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और कौन सा सही है पूछा जा रहा है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिन और रात क्यों होंगे? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होंगे, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पूछा जा रहा, तो ये वाला तो सही होगा भैया। मौसम में बदलाव क्यों होता है? तो ये परिक्रमा के कारण होता है, घूर्णन के कारण नहीं। ठीक है, ये किसके कारण होता है? परिक्रमा के कारण। यहाँ पर पूछा जा रहा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तो ये वाला नहीं होगा इसमें। तीसरा है हवाओं का मुड़ना, ये कोरियोलिस बल जब पढ़ते हो तो ये घूर्णन के कारण ही होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। चौथा है सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर जाना, ये भी पृथ्वी के घूर्णन के ही कारण होता है। पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही दिया गया है, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भू आकृतियां हवा की क्रिया यानी एओलियन प्रक्रियाओं से बनती है? यहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट दिया गया है और बताया जा रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। पहले देख लेते हैं तीनों में से कौन सा होगा। रेत का टीला जो होगा एओलियन प्रक्रिया से बनता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है लोएस जमाव, ये भी होगा। तीसरा मशरूम चट्टान, ये सारे हो जाएंगे। जो रेत हवा के साथ ना एक जगह को दूसरे जगह से ले जाता है, जिस जगह हवा को कोई रुकावट मिलती है या जहां हवा की गति कम हो जाएगी तो वहां जमा हुई रेत से रेत का टीला बन जाता है। लोएस जो होता है ना, लोएस ये ना एक गाद की तरह होता है, जिसे रेगिस्तानी इलाकों में बहुत दूर ले जाकर के हवा क्या करती है, जमा कर देती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रेगिस्तानी इलाके में जो हवाएं चलती है ना, जमीन की सतह के पास चट्टान के बहुत ज्यादा काट देती है, वहीं चट्टान का ऊपरी हिस्सा कम कटता है, तो रेत इसी वजह से इसका रेत का टीला जमा हो जाता है। अगला देखिए,
इसमें क्या क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा करेक्ट ना, 1, 2 और 3 सही पूछा जा रहा था, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। अगला देखिए, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिया गया, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा और कहा जा रहा है कौन सा सही है। कूट का यूज करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला है, इसमें आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल होता है। ये वाला सही दिया गया, बताइए। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिया गया है पहला। जो मिट्टी और रेत से ना क्रिस्टलीय रूपांतरित मिश्रित होती है, यही चट्टानें अक्षय से बनती है। और ये मिट्टी मध्यम से भारी बारिश की स्थिति में क्या होती है, पुरानी हो जाती है और क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है। इसमें आयरन ऑक्साइड यानी कि FeO पाया जाता है। क्या चीज, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। अगला देखिए, इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। तीसरा है, ये मुख्य रूप से अधिक वर्षा और घने जंगल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम के महाराष्ट्र के कोंकण तट के उत्तर ओर में ये फैला हुआ, तो ये वाला तो नहीं होगा। चौथा स्टेटमेंट है, मुख्य रूप से क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर बनती है। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है, चौथा स्टेटमेंट। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही दिया गया है। पूछा जा रहा है कौन से सही है, तो पहला ही विकल्प यहां पर करेक्ट हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट दिया गया, कहा जा रहा है नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही है। यहां पर देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। पहला है, ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। 21 जून का डेट आपको याद होगा। यहाँ पर पृथ्वी अपनी कक्षा में इस तरह स्थित होता है कि सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ के ठीक ऊपर होता है। कितना, 23.5 डिग्री। तो पहला सही हो गया भैया। दूसरा देखिए, शीतकालीन संक्रांति पर सूर्य मकर रेखा पर ठीक ऊपर होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को पृथ्वी अपनी कक्षा के विपरीत बिंदु पर समान स्थिति में होगा, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा और उत्तरी गोलार्ध उससे दूर होगा, ठीक है। यहाँ पर यह भी सही दिया गया है। तीसरा है, ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। बिल्कुल सही है। शीतकालीन संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ना गलत दिया गया है, यह ध्यान रखना आप सभी को, ठीक। जो शीतकालीन संक्रांति होता है ना दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, छोटा नहीं होता है, सबसे लंबा दिन होता है। चलिए आगे देखिए, इसका देख लेते हैं। 1, 2, 3 तीनों सही है। 1 और 2 और 3 पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आसान सा जवाब माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। नीति ला दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत का उत्तराखंड राज्य जो है यहाँ पर नीति ला दर्रा है, ठीक है, जो भारत चीन तिब्बत सीमा के पास स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित द्वीप समूहों में से किसमें 572 द्वीप है। इसमें से किसमें है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, विकल्प बी वाला। और लक्षद्वीप अरब सागर में 36 कोरल द्वीप का एक समूह होता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर बाब अल मंडेब जल मरुमध्य निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है। ये रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, लाल सागर को अदन खाड़ी से, विकल्प बी आसान सा जवाब हो जाएगा। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, शनि, मंगल, बुध और पृथ्वी। जो घटते क्रम में ग्रह हो जाएगा, पहले तो पृथ्वी आएगा, उसके बाद बुध आएगा, फिर शुक्र, मंगल, नेपच्यून, बृहस्पति, यूरेनस, शनि। इस तरह से आप लोग घटते क्रम में भी सजा सकते हो। चलिए अगला देखिए, लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है और कहा जा रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है या है। स्टेटमेंट को 1 बाय 1 यहाँ पर रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे। पहला दिया गया है, यह एक ठंडी समुद्री धारा है, बिल्कुल सही दिया गया है। ये जो लेब्राडोर धारा है ना, एक ठंडी धारा है, इसलिए ये पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, यह न्यू फाउंडलैंड के पास एक गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तीनों के तीनों यहाँ पर सही है, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, जो जलधाराएं हैं, कौन सी जलधारा गर्म है ठंडी है। एक एंटिल्स की धारा है, ये गर्म धारा है, ठीक है। एंटिल्स की धारा, एंटिल्स की धारा मैं यहां लिख देता हूं, ये जो है ना गर्म जलधारा है। अगर ठंडी जलधारा के बारे में पूछा जाए तो ठंडी जलधारा में आ जाएगा जो हम्बोल्ट जलधारा है। कौन कौन सा, हम्बोल्ट हो गया, हम्बोल्ट के बाद पेरुवियन, इसी को कहते हैं पेरुवियन धारा। एक आ जाएगा कुरिल धारा, कुरिल धारा,
या इसको ना ओआईसीओ या फिर ओखोतस्क धारा भी कहा जाता है। एंटिल्स तो हो गया गर्म जल धारा, लेब्राडोर तो अभी देख लिया आप लोग, लेब्राडोर जो है ठंडी समुद्री जल धारा है। उसके बाद कैनारी धारा, कैनारी धारा भी ठंडी जलधारा होगी। उसके बाद एक आ जाएगा बेंगुएला की धारा, बेंगुएला की धारा। ये सब ना इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने बता दिया। ये तीनों चारों जो है हम्बोल्ट, कुरिल, कैनारी और बेंगुएला, ये सारे ठंडी जलधारा, और एंटिल्स की धारा जो है गर्म जलधारा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, पहले इसको इरेज कर लिया जाए। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं फटाक से। चलिए, ब्लैक रोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये ना इनकरेक्ट हो जाएगा विकल्प सी, यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है। जो ब्लैक रोलर है ना, गर्म और सूखी धूल भरी हवाएं होती है, जो कि उत्तरी अमेरिका के बड़े मैदान में चलती है, ना कि उत्तरी अफ्रीका के। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका होना चाहिए, अफ्रीका नहीं, इसलिए ये वाला जो है गलत पूछा जा रहा था ना, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। गर्म हवा है, सही है, धूल भरी होती है, ये भी सही दिया गया है। इसी तरह अगर पूछा जाए चिनूक के बारे में, एक चिनूक है, चिनूक के बारे में पूछा जाए, मतलब होता है बर्फ खाने वाली हवा। यह रॉकीज के पूर्वी ढलान के साथ बहती है और सूखी हवा होती है, जो कि दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण हिस्से से लेकर के उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक के इलाके को कवर करती है। फिर एक हवाएं आती है, पवन आती है, फोहेन। फोहेन ये चिनूक जैसी है, जो कि आल्प्स पर्वत है ना, उसके उत्तरी ढलान के साथ चलती है और बर्फ को प्रभावित करती है। फिर मौसम को सुहावना बनाती है। उसके बाद जो अंगूर होता है, अंगूर को जल्दी पकने में मदद भी करती है। एक हवाएं है सिरोको, ठीक है, ये जो है ना गर्म है और सूखी धूल भरी, गर्म भी है, सूखी है, प्लस धूल भरी है, तीनों है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो कि सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में चलती है, सहारा के नॉर्थ पार्ट में। और जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, इसको पार करके कौन कौन सा कंट्री, इटली हो जाएगा, उसके बाद स्पेन, यहां तक पहुंच जाती है सिरोको। तो इन सारे पवनों के बारे में आप लोग थोड़ा गूगल करके भी पढ़ लेना तो बेहतर होगा। चलिए अगला देखिए, कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर स्टेटमेंट दिया गया और पूछा जा रहा है ऊपर दिए गए कथन में से कौन से सही है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर चूज करना है। पहला देखिए क्या है, यह पश्चिमी घाट से निकलती है। जो कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत का ना दूसरा सबसे बड़ा पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जो कि सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है और 1401 किलोमीटर की लंबाई इसकी हो जाती है। किसकी? ये वाली नदी। तो यहाँ पर कोयना हो जाएगा, और कौन कौन सा है, तुंगभद्रा भी है ना, तुंगभद्रा, भीमा, ये इसकी ना प्रमुख सहायक नदियां हो जाती है। और कृष्णा नदी का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र जो होता है ना, ये 27% महाराष्ट्र में होता है। कृष्णा की दाहिनी सहायक नदी है, ये वाला सही दिया गया है, दोनों के दोनों। तो महाराष्ट्र में 27%, यहाँ पर लिखना जरूरी हो जाता भाई, 27%। उसके बाद कर्नाटका में इसका बहाव जो है 29% हो जाएगा, और भी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी बहती है, इसका थोड़ा थोड़ा मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, विकल्प सी सही जवाब हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है? आसान सा जवाब विकल्प सी, प्रति हेक्टर उपज, ये गहन खेती की महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगा। जिन देश में आबादी ज्यादा होती है लेकिन जमीन कम होता है, वहां पर ही इस तरह की खेती की जाती है। और बड़ी आबादी के लिए खाने की मांग के कारण सालाना 2 या 3 फसल उगाई जाती है, और खेती जो होती है ना, इससे श्रमिकों को बहुत मदद मिलती है। अगला देखिए, लौह अयस्क खनन से संबंधित निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। यहाँ पर 3 जिला दिया गया और कहा जा रहा है उपरोक्त में से कौन से जिले लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं। ये 3 जिले में से कौन कौन सा हो जाएगा? बालाघाट तो नहीं होगा भैया, ये हो जाएगा शिमोगा और रत्नागिरी, ये 3 दोनों हो जाएगा। जो रत्नागिरी में उच्च गुणवत्ता का लोहा अयस्क पाया जाता है, जो कुद्रेमुख हो गया, गोवा रत्नागिरी बेल्ट का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, और शिमोगा जो होता है ना, कर्नाटक के यहाँ पर मुख्य लौह अयस्क उत्पादक में माना जाता है। जो बाबा बुदन की पहाड़ी हो गया और सिंदूर हॉस्पेट के पास, यहाँ पर लौह अयस्क ज्यादा पाया जाता है। और बात करें जो मैग्नीज नगरी है ना, बालाघाट, ये मैग्नीज की नगरी है। ठीक है, इसका मैग्नीज की नगरी कहलाती है, जहां पर 80% यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है। यहाँ पर बात पूछा जा रहा था लौह अयस्क, तो लौह अयस्क में बालाघाट नहीं आएगा। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा, तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी सही पूछा जा रहा था ना, तो विकल्प सी हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील यानी ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मिशिगन झील हो जाएगा, विकल्प सी। और ये एक ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूएसए के अंदर है, बाकी बाद में यूएसए कनाडा से मिलती जुलती है, दोनों को मिलाकर के होती है।
5 महान झील आती है ग्रेट सुपीरियर झील में, जो सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो झील आता है, जो कि पृथ्वी पर ताजे पानी की झील का सबसे बड़ा समूह बनाती है, जो नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा सीमा के पास स्थित है। इसमें पीने का पानी हो गया, व्यापार के लिए भी यूज होता है और इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा जरूरी बनाया जाता है और सारा ताजा पानी है, ठीक है। जिसमें मिशिगन झील एकमात्र ऐसी झील है जो कि पूरी तरह से यूएस के अंदर है। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पिग्मी जो है ना जनजाति है और ये ना कांगो बेसिन में पाई जाती है। विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कांगो बेसिन। और यहाँ पर ना कांगो बेसिन हो गया प्लस जायरे भी लिख लीजिए, यहाँ पर भी पाया जाता है थोड़ा थोड़ा जायरे का क्षेत्र। जायरे ऑप्शन में आया अगर जो, जायरे भी टिक कर लेना आप लोग। चलिए, और जो सर्च कर लेना गूगल पर इंपोर्टेंट जनजातियां और उसका मूल निवास स्थान, महत्वपूर्ण जनजातियां और उनके मूल निवास स्थान। ये हो सकता है एग्जाम में और कुछ भी पूछ दिया जाए, कौन सा कहां रहता है जनजाति, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अगला देखिए, स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है कौन से कथन सही दिए गए। तीनों स्टेटमेंट को बारी बारी से पढ़िए, उसके बाद बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला दिया गया है, इससे फल और सब्जियों के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, आसान सा हो जाएगा। दूसरा है, इसने भारतीय कृषि को विविधीकरण में मदद की है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दिया गया है। यह क्रांति मुख्य रूप से खाद्यान्न से जुड़ी है। ये वाला खाद्यान्न से जुड़ी नहीं है, इसलिए ये वाला यहाँ पर नहीं होगा। जो स्वर्ण क्रांति है ना, बागवानी और शहद से उत्पादन से संबंधित है। किससे? बागवानी से और शहद, मधुमक्खी जो होता है ना, इससे संबंधित है। यहाँ पर खाद्यान्न नहीं होगा, यहाँ पर फल फूल जो हो गए उससे संबंधित है। ये वाला गलत हो गया। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। विकल्प ए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सही पूछा जा रहा था। अगला देखिए, नीचे दिए कथन यानी असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुने। अभी दरोगा का एग्जाम जब हुआ था, वहां पर असर्शन रीजन का बहुत सारा क्वेश्चन आया था। असर्शन रीजन वाला सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। अगर सबसे आसान प्रश्न की बात कही जाए तो असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन होता है। जो बच्चे नहीं भी पढ़े रहते हैं फिर भी उनका चांस रहता है यहां से बन जाने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही मात्रा में फैक्चुअल डाटा मिला करके असर्शन रीजन दिया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन पढ़िए, कथन पढ़िए। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। असर्शन क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक। और क्या कहा जा रहा है? इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध के बारे में है, हीराकुंड बांध के बारे में पढ़ लेना जो महानदी पर है ओडिशा में, भाखरा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी वाला, फिर माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी। ये सब ना देख लेना क्योंकि ये सारे इंपोर्टेंट परियोजनाएं हो जाती है जहां से क्वेश्चन बनता है। एक कोयना परियोजना भी पढ़ लेना, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर, कोयना। कोयना जो है कोयना नदी पर है, कहां पर? महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था, तो हो सकता है चांस बीपीएससी भी पूछ ले। और बीपीएससी भी यूपी पीसीएस को फुल्ली तो नहीं लेकिन 40% फॉलो कर रहा है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी पूछ रहा है। 71वीं बीपीएससी में भी दिख गया ये चीज और 70वीं में भी दिखा था, तो एडीओ में भी ऐसा लग रहा है कि पूछा जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों सही दिया गया और रीजन जो है असर्शन की व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। विकल्प ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? कूट की सहायता से यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना होगा। पहला क्या दिया गया? महासागरीय धाराएं, ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। और दूसरा है यहाँ पर देशांतर, देशांतर इसमें शामिल नहीं होगा। सनातन पवनें शामिल हो जाएंगी, स्थल और जल का असमान वितरण भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। जो गर्म जल धाराएं होती है, एक और महासागर की सतही भाग का तापमान बढ़ा देती है, वहीं दूसरी ओर जो ठंडी जल धाराएं होती है तापमान को क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी, घटा देगी। और सनातन पवन जो होती है महासागर के सतही भाग के तापमान को परिवर्तित करते रहती है। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों तक देखा जा सकता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया। पहला ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटलस पर्वत श्रृंखला जो है ना 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। कितना? 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो भी फैक्ट है इसका लिख लीजिए स्टार पॉइंट बना करके। और 4165 मीटर इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट टुबकल है, जो मोरक्को में है। 4165 मीटर, नाम है उसका माउंट टुबकल। टुबकल ये कहां पर है? ये मोरक्को में है। कहां पर है?
मोरक्को में है। अफ्रीकी महादेश का एक कंट्री है मोरक्को। आप लोग कमेंट कीजिए मोरक्को की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कनाडा में स्थित है ये। और इसके अलावा अगर बात कहा जाए तो विनिपेग हो गया, रेंडियर, अथावास्का, ये सभी भी ना कनाडा में स्थित झील ही है। कनाडा और संयुक्त अमेरिका में संयुक्त रूप से पूछा जाए तो सुपीरियर झील हो जाएगा। कनाडा प्लस संयुक्त अमेरिका का पूछा जाए, इन दोनों मिलाकर के कौन कौन सा झील हो जाएगा, तो सबसे फेमस सुपीरियर झील, सुपीरियर झील हो जाएगा। और कई सारे झील हैं वहां पर, दोनों मिलाकर के, ईरी झील भी वहीं का है, ठीक है, दोनों मिलाकर के दोनों देश में पड़ता है। ह्यूरॉन झील, ये सारा लिख लीजिएगा, दोनों मिलाकर कॉम्बो होगा, ठीक है। ओंटारियो यहां पर आ जाएगा, ओंटारियो, चलिए किसी तरह आ गया, एडजस्ट हो गया। ओंटारियो, सुपीरियर, एडी और ह्यूरॉन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए, माउंट हेरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दक्षिणी अंडमान का पार्ट है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात कही जाए तो 365 मीटर है, किसका? माउंट हेरियट का, ठीक है। 365 मीटर इसकी क्या है, हाइट हो जाएगी, ठीक, यानी कि ये लगभग 1198 फीट में आएगा, फीट में मापोगे तो 1198 फीट हो जाएगा। सेडल पीक जो उत्तरी अंडमान के अवस्थित होता है और इसकी ऊंचाई जो है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 732 मीटर है ना, उत्तरी अंडमान में हो जाएगा सेडल, यही नाम है ना, सेडल पीक। और इसकी हाइट की बात कही जाए तो 732 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कालेश्वरम लिफ्ट पर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी पर स्थित परियोजना है, ठीक है। और इसमें ना बात कही जाए तो ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। ये किस नदी पर है? गोदावरी पर है, और ये स्टेट हो जाएगा अपना तेलंगाना। सबसे लास्ट में स्टेट बना था, 2014 की बात है, ठीक है। ये सभी भी याद रखना, यहाँ के मुख्यमंत्री XYZ जो भी वहां का आसपास का क्षेत्र है, गोदावरी नदी पर कौन कौन से बांध है, ये सब देख लेना, सिंचाई की क्या क्या सुविधा है। अगर मामला आया है करंट में तो ये निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 3 नदियां दी गई है, उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? कौन सी नदी होगी? तो लोहित होगी, एक होगी सुबनसरी, 2 नदी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है, लोहित और सुबनसरी। बराक नदी जो है ना, ये बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। 900 किलोमीटर की लंबी नदी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन सा स्टेट हो जाएगा बराक नदी का। तो पहला तो हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर के बाद ये एंट्री लेता है, इधर आ जाइए नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, ठीक है, MJ लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, मिजोरम, मिजोरम के बाद असम हो जाएगा, उसके बाद होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है और यहीं पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 900 मीटर इसकी लंबाई है बराक नदी, ओके। और अगर भारत में इस नदी की लंबाई पूछा जाए तो 524 मीटर हो जाएगा। टोटल लंबाई 900 मीटर है और भारत में जो हो जाएगा इसकी लंबाई कितनी है, 524 मीटर। अगला देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। इसमें किसकी क्या मात्रा होगी? तो देख लेते हैं, मात्रा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मिलान कर लेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 46.8%। कल भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था जिसमें मानव शरीर और पृथ्वी क्रस्ट में दोनों दिया गया था। सिलिकॉन में इसकी मात्रा हो जाएगी 27.72%, ठीक। एल्युमिनियम में मात्रा हो जाएगी 8.13%, लोहा में पक्का 5%, ठीक है। इसी तरह और भी लिख लेना, काम ही आएगा। कैल्शियम में इसकी मात्रा हो जाएगी 3.63%। छठा अब लिख लेते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम में कितना हो जाएगा? सोडियम में अपना हो जाएगा ये 2.83%। सातवां लिख लीजिएगा पोटेशियम के, पोटेशियम में हो जाएगा 2.59%, दिख रहा है ना सही से। 8वां लिख लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? 2.09%। ये सारा हो गया। अब यहाँ पर ना सजा लेते, 4 ही दिया गया था ना, ये तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिख लिया था, इसको छोड़ करके चारों में देख लीजिए क्या घटते क्रम में कह रहा सजाने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? बड़ा वाला आएगा मामला, 1 2 3 4 एक क्रम में सजाया गया था। 46 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 8 और 5, 1 2 3 और 4, विकल्प सी सही जवाब हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा रॉन्ग है? विकल्प सी हो जाएगा, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये वाला
करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना आग्नेय चट्टान जो होती है, इसमें जीवाश्म जो होता है ना नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसी वजह से ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा गया था, असत्य। एक जानकारी देना था आप लोग को, जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं यूपी से यानी कि बिहार से बाहर से, 62,000 में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा फी जो है ना कोई भी नहीं लगेगा, ओनली 62,000 रुपीज लगेगा दोनों साल मिला करके। दलालों के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िएगा, वो लोग ना 85,000 से अधिक प्राइस लेंगे, आपको लगभग 1 लाख तक पहुंचा देंगे। तो आप लोग को वहां पर क्या होता है कि एक बार तो पेमेंट कर लोगे 80-85,000, फिर बाद में क्या होगा 10 दे दो 5 दे दो करके, उस समय आपकी मजबूरी हो जाएगी। यहाँ पर मैं कहता हूं कि 62,000 से एक पैसे भी अधिक नहीं लिया जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी है आगरा में, यहाँ से जाकर के खुद भी संपर्क कर सकते हो या फिर हमारे थ्रू भी करवा सकते हो। बहुत सारे बच्चे हमारे थ्रू भी करवाते हैं, लगभग 250 से 300 बच्चे हो जाते हैं हर सेशन में। यहाँ पर आपको किसी तरह का दबाव भी नहीं दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। दलाल क्या करते हैं, दबाव डालते हैं कितना पेमेंट करो नहीं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, XYZ बहुत सारा मामला फंसा कर रखते हैं। तो 62,000 में एडमिशन हो जाएगा। इस नंबर पर जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए, विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। 8676934039 इस नंबर पर आइए, कॉन्टैक्ट कीजिए और पता कीजिए यूपी बीएड के बारे में। ठीक है, और इसका ना एग्जाम फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा फरवरी माह में, इसको फिल करना है। एंट्रेंस एग्जाम आप लोग को पास करना जरूरी नहीं है, वो सब यहाँ पर बात कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में नदी दिया गया है, दूसरे सूची में उसका उद्गम स्थान दिया गया है। मिलान कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा कूट सही होगा। चलिए पहले मिलाते हैं इसको। झेलम नदी, इसका उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में होता है, जो पीर पंजाल गिरिपद में है, वेरीनाग झील। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसका पहला। सतलज का कहां से होता है, तिब्बत में 4555 मीटर मानसरोवर जो है, मानसरोवर के निकट एक राक्षस ताल झील है, इसकी ऊंचाई जो है ना 4555 मीटर यहीं से होती है। तो ये तो मिलान किया हुआ है। ब्यास नदी का होता है कहां पर, हिमाचल प्रदेश से होता है, और हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है ना, रोहतांग दर्रा के पास में ही एक ब्यास कुंड है, यहीं से होता है। ठीक है, ब्यास कुंड से इसका ये होता है। अगला देखिए रावी नदी है, रावी नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू पहाड़ी है, कुल्लू पहाड़ी के निकट ही रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा, विकल्प कौन सा, पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है। यहाँ पर विशेषताएं दी गई है और यहाँ पर नदियों का नाम दिया गया है। अब देखते हैं, पहला एक एक करके पढ़ते हैं। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो पहले पता चल गया, कर्नाटक का जो कोडागु जिला है, मैसूर पठार का दक्षिणी भाग, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो कावेरी नदी के बारे में चर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे अगला स्टेटमेंट भी, इसका वह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ता है। बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि कुल अफवाह का जो 3% होता है ना, 3% केरल में पड़ता है, उसके बाद 41% कर्नाटका में पड़ता है, और तमिलनाडु में ये 56% ये नदी बहती है। ठीक है, कुल प्रतिशत इतना है। और इसमें ना आपस में कई बार विवाद होते रहता है, इंटरस्टेट यहाँ पर नदियों का, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद मामला पढ़ोगे आप लोग पॉलिटी में, ये मामला बनता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिख गया, ये कावेरी नदी की चर्चा हो रही है। तीसरा देखते हैं, इसके सहायक नदियों में हेमावती, अर्कवती और सुवर्णवती शामिल है। ये बिल्कुल सही दिया गया, हेमावती, अर्कवती, सुवर्णवती। इसके अलावा बात कही जाए, लक्ष्मण तीर्थ नदी का नाम है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, लक्ष्मण तीर्थ हो गया। लक्ष्मण तीर्थ के सिवा भवानी नदी हो जाएगी। ठीक, और कबिनी, कबिनी नदी, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है और ये नदी का नाम भी है। ये सारी नदियां जो है ना दक्षिण भाग से मिलती है, और हेमावती, लोकापावनी, सिमसा और अर्कवती ये जो है उत्तर से मिलती है। ठीक है, उत्तर में प्रमुख सहायक नदी है। एक हेमावती हो गया, एक कौन सा छूट रहा है, सिमसा नदी, सिमसा नदी छूट गया था, और लोका पावनी, कौन सा, लोका पावनी। ये सारी नदियां जो है ना कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो ये चर्चा पूछा जा रहा था कि इस नदी के संदर्भ में, यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया हमारा, क्या है, ये कावेरी नदी की बात हो रही है। कावेरी जो होती है ना 2 धारा में होता है, एक होता है उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाता है। कावेरी की 2 जलधारा होती है। जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है ना, नॉर्थ वाला पार्ट ये कोलेरू कहलाता है। ठीक है, कोलेरू, और साउथ वाला जो पार्ट आता है ना, यही नदी कावेरी कहलाता है।
ठीक, ये सारा जानकारी आपको। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है और कहा जा रहा है सही कथन को चुनने के लिए। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, नाज़का प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। यह स्टेटमेंट सही है। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने मिलकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था। टेक्टोनिक प्लेट जो होता है ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब होता है जो कि महाद्वीप और महासागर दोनों लिथोस्फीयर से बना होता है। और नाज़का प्लेट की बात कही जाए तो ये साउथ अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है, मध्य अमेरिका नहीं होगा। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका का पार्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अभी मैंने बताया ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न देखिए, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होगी? आसान सा जवाब होगा, ये ऑक्सबो झील का होगा, ऑक्सबो लेक होगा। विकल्प बी राइट आंसर होगा। जैसे जैसे विसर्प जो होगा ना गहरे वृत्त में विकसित होगा तो विभक्ति बिंदु पर ना अपर्दन के कारण ये क्या होगा? कटाव हो जाएगा। यहाँ पर ये कटता जाएगा, धंसता जाएगा और ये यही जाकर के क्या होता है? गोखुर झील के रूप में निर्मित होता है। क्या चीज? गोखुर झील। आगे देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सूची 1 में जनजाति दिया गया है और दूसरे सूची में जो जनजाति है उससे संबंधित जगह का नाम दिया गया है। अब मिलान कर लेते हैं। गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की जनजाति हो जाएगी, दूसरा इसका हो गया। टोडा जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, पहला हो गया। चेंचू जनजाति जो है केरल की है और टोडा जनजाति पहले होगा ना, टोडा जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ी का होगा। एक मिनट, यहां पर क्या होगा? गोंड हो गया मध्य प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया डोंगरिया कोंद। डोंगरिया कोंद इसको मिला लीजिए, ओडिशा का होगा। ठीक, टोडा जनजाति जो होगा ये नीलगिरी पहाड़ी का होगा। ठीक है, चेचू जो हो जाएगा केरल का। अब जाकर के सही मिलान है। ठीक है, तो हो गया ये 2, 3, 1 और 4, 23, 14। अब देखिए 2, 3, 1 और 4 कौन सा होगा? पहला ही विकल्प यहां पर देखने को मिल गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है। यहां पर भी पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है, चिली जो है विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। यह स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही दिया गया है। अगर भारत में बात कही जाए तो मध्य प्रदेश में तांबा सबसे ज्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तांबा जो होता है ना विद्युत उद्योग में, तार जो होता है विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर बनाने के लिए अनिवार्य धातु होता है और यह मिश्र धातु जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है। तांबा का भंडार मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो झारखंड में भी पाया जाता है। झारखंड का जो सिंहभूम का क्षेत्र है, कौन सा? सिंहभूम का क्षेत्र हो गया। और मध्य प्रदेश जो यहाँ पर दिया गया ना, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, ये सही है। तो मध्य प्रदेश में ना बालाघाट का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का बालाघाट का क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है। और एक राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान, राजस्थान का झुंझुनू हो जाएगा। कौन सा? झुंझुनू का क्षेत्र जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। और अलवर, राजस्थान में 2 क्षेत्र में तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है सही उत्तर, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिए गए। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ना एक कमेंट आता है कि सर इसका पीडीएफ हमें दे दीजिए। तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, मैं यहाँ लिख देता हूं परीक्षा वाटिका। इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत सारा टेस्ट अपलोड किया गया, एडीओ का हो गया और भी एग्जाम, बिहार एसएससी वगैरह जो बिहार में अभी होने वाला एग्जाम है, और सीटेट एग्जाम अभी हाल में होने वाला है जो कि आपका होगा 8 फरवरी को। ठीक है, तो उस चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी मिल जाएगा। परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी जाइए, यहाँ पर कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बच्चों वाला प्रश्न है, ये कौन सा हो जाएगा बताइए? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। एशिया जो होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। लेकिन यहाँ पर एशिया ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया ना। तो एशिया के बाद कौन सा आएगा? अफ्रीका आता है। ठीक है, और अफ्रीका के बाद क्या आएगा? और नॉर्थ अमेरिका आएगा। नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका का पार्ट, उसके बाद अंटार्कटिका 80, उसके बाद आएगा क्या? यूरोप लिखिए, और उसके बाद अपना ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते घटते क्रम में देख लेना। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एशिया नहीं है तो दूसरे स्थान पर अफ्रीका आता है, तो अफ्रीका ऑप्शन में दिया गया है, पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा गलत पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आइए सीधे नीचे यहाँ पर जो कूट की सहायता से बोलता है ना उत्तर चूज करने के लिए,
अब यहाँ पर गलत चूज करना है। अब स्टेटमेंट को देख लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है पश्चिम घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे है, ये स्टेटमेंट सही है। ये जो होता है ना अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर होता है लेकिन अधिक निरंतर होता है, तो इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 1500 मीटर होती है। कितना? लगभग 1500 मीटर होती है। और पूर्वी घाट जो है ना असंतत होता है, निम्न पहाड़ी से मिलकर बना होता है। पूर्वी और पश्चिमी घाटी जो नीलगिरी पहाड़ी पर एक दूसरे से मिलते हैं। और यहाँ पर अगर एक और फैक्ट की बात करें तो नर्मदा नदी जो है ना सतपुरा विंध्याचल पर्वतमाला के बीच एक नदी घाटी से होकर के बहती है और तापी नदी यहाँ पर नहीं मिलती है। अगला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो गलत पूछा जा रहा है, तो गलत कौन सा हो गया? सिर्फ दूसरा होगा, केवल दो, क्योंकि सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच ये दरार का काम नहीं करेगा। ये नर्मदा नदी सतपुरा और किसका हो जाएगा? तापी नहीं होगा। यहाँ पर मैं नोट भी कर देता हूँ, नर्मदा नदी, सिर्फ नर्मदा नदी होगा। सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया, तापी नदी दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत था, गलत ही पूछा जा रहा था। अगला देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं को कोड कीजिए, बताइए। यहाँ पर कूट भी नहीं, कूट नहीं दिया गया है, डायरेक्ट बताना है इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा। विकल्प सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी जो है शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और यहाँ ना मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी की अगर बात करी जाए तो। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। एक तरफ घटना दिया गया है, उसके बाद कारण दिया गया। कौन सी घटना किस कारण से होता है? कोरियोलिस बल जो होता है ना, एक आभासी बल होता है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूरने के कारण क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होता है। जो हवाएं जो होती है, धाराएं होती है, जैसे कि वस्तु को इसकी गति को प्रभावित करती है। और ऋतु का जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? सबसे पहले तो इसको मिला लेते हैं, क्या हो जाएगा? कोरियोलिस बल प्रभाव जो होता है किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक, ऋतु की बात करी जाए तो ऋतु क्या होती है? परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण से होता है और अपने अक्ष के झुकाव का परिमाण होता है, जिसके कारण क्या होता है? ऋतुएं बदलती रहती है। तो पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण हो गया। ठीक, विषुव क्या होता है? ये तब होगा जब सूर्य होगा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होगा, जो ऋतु के बीच संक्रमण को चिन्हित करता है। 4 अलग अलग संक्रांति होता है, यहाँ पर इसका मिलान तो यही हो गया, ये ऑलरेडी मिला हुआ था। अब मैं यहाँ एक चीज बताता हूं आपको, जो 4 अलग अलग संक्रांति होता है, विषुव दिन खगोलीय ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। जो ग्रीष्म संक्रांति होता है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। फिर शीतकालीन संक्रांति में जब आओगे तो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। और 2 विषुव जब होगा तो वसंत वसंत हो जाएगा और शरद के बाद पतझड़, जब दिन और रात की लंबाई क्या होगी? लगभग इक्वल होगी, लगभग बराबर होगी। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताता हूं, अगर उत्तरी गोलार्ध में बात कही जाए तो वसंत विषुव कब होगा? वसंत विषुव की बात कही जाए तो यह होगा कब? 20 या 21 मार्च को। ठीक, उसके बाद क्या होगा? ग्रीष्म संक्रांति, लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, यह कब होगा? 20 या 21 जून को होगा। ठीक, उसके बाद शरद यानी पतझड़ विषुव कब होगा? शरद यानी पतझड़ वाला यह होता है 22 या 23 सितंबर को। डाटा नोट करिएगा आप लोग। अगर शीतकालीन संक्रांति की बात कही जाए, शीतकालीन संक्रांति की बात कही जाए तो यह हो जाता है 21-22 दिसंबर का मामला। ये सब ना देख लेना। अगर ये तो हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, आप जाओगे साउथ वाले पार्ट में, सीधे इसको पलट दीजिए। मतलब वसंत कब होगा? 21-22 दिसंबर, इसको सीधे पलट देना। ठीक है, रुझान उल्टे क्रम में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं? बताइए। पहला है गर्म वाताग्र, दूसरा है ठंडा वाताग्र। सही विकल्प का चूज करना है, दोनों हो जाएगा। विकल्प सी हो जाएगा, दोनों होता है। शीतोष्ण चक्रवात जो होता है ना, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो मध्य अक्षांश में होता है और पश्चिम से पूर्व की ओर ये मोशन करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति होती है, वेस्ट टू ईस्ट। ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, कहां से कहां? वेस्ट टू ईस्ट होगा। चलिए आगे देखिए, हिमालयी नदियां और अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? ये ना नहीं वाला मामला बहुत फंसाता है। अभी हाल में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, वहां पर इस तरह से ना असत्य कथन तो पूछा जाता है। मान लो कि पूछ दिया गया कौन सा कथन असत्य है, अब वहां सीधे पूछ दिया, ये पूछ सकता था कि कौन सा कथन सही है, लेकिन सही है नहीं पूछ करके कौन सा कथन असत्य नहीं है।
समझ रहे हो ना, कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कि साफ साफ पूछ देता है कि कौन सा कथन सत्य है, इस तरह घुमाता है थोड़ा सा, और ये नहीं असत्य वाला मामला ना बहुत फंसाएगा, गलत करके नहीं आना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर जो विसर्प नदियां, गोखुर झील, गुफित वाहिकाएं, ये कोई भी नहीं होगा। जो हिमालयी नदियां होती है ना, अपने प्रवाह के क्रम में जब मैदान में प्रवेश करेगी तो मध्य और निचला भाग के साथ भारी मात्रा में क्या ले जाती है, ये ले जाएगी सिल्ट ले जाएगी, सिल्ट के साथ क्या ले जाएगी, ये बालू ले जाएगी, और इसी अवसाद का संवहन करते हुए जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनाती, जैसे कि समतल घाटियां बनेगी, ठीक है, गोखुर झील बनेगी, और विसर्प नदियां बन जाएगी, गुम्फित वाहिकाएं बन जाएगी, और भी हो सकता है बाढ़कृत मैदान, यहां पर लिख दो, बाढ़कृत मैदान बनाएगी, ठीक है, ये 3 तो हो गया ना, ये चौथा ये हो गया, और नदी का मुहाना पर डेल्टा भी बनाती है, ठीक है। तो निर्माण किसका नहीं करेगी, इसमें तो सबका निर्माण करती है, तो कोई भी नहीं हो जाएगा। एक इसमें और नोट कर लेना आप लोग, समतल घाटियां, ये तो नहीं दिया गया था ना, समतल घाटियों का निर्माण करेगी, ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा, 1 2, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, और डेल्टा क्षेत्र भी बनाएगी। 6 चीज करेगी जब हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य भाग में और निचले भाग में जाएगी, तो इसी सारी आकृति का निर्माण होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।